मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मोना आलम, क्या मोना आलम इन्हें किन किस्सों में आप गिनेंगी कि 1947 जब पाकिस्तान बना था, अल्पसंख्यकों की आबादी जो 23% थी, वो आज अल्पसंख्यकों की आबादी पाकिस्तान में क्यों 1% के इर्द गिर्द सिमट गई है मोना आलम? इसे भी क्या 2 किस्सों में बांध कर बयां कर देंगी मोना आलम? और सच को अपने हिसाब से रंग देंगी मोना आलम? मैं आपको वही करेंगी मोना आलम जो पाकिस्तान करता आया है? झूठ, तूफान, इन आंकड़ों को झुटला सकती हैं आप? देखिए रोमाना जी, पार्टीशन के बाद से ईस्ट पाकिस्तान जो था, क्योंकि बांग्लादेश की क्रिएशन हुई, आपने भी उसमें हमारी तरफ से भी बहुत गलतियां रही होंगी। उनकी मेजॉरिटी के हक को जुल्फिकार अली भुट्टो और ये टिक्का खान, ये जितने इस तरह के कैरेक्टर्स थे, उन्होंने नहीं माना, ये मैं मानती हूं। लेकिन आप लोगों ने भी एक सॉवरेन मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी की, ये हर तरह से इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, सॉवरेन मुल्क का हिस्सा है। ईस्ट पाकिस्तान कश्मीर नहीं था जहां पर आप दखल अंदाजी कर रहे थे, आपने की। उसकी वजह से हमारी जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है या परसेंटेज टू पॉपुलेशन है वो घट गया। आप इतना बड़ा एक वाकया भूल जाते हैं, आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको रख के फिर आप कहते हैं आपकी आबादी क्यों हिंदुओं की और जो माइनॉरिटीज हैं उनकी कम हो गई। आप इस वाकये को इन कॉन्टेक्स्ट में रख के आइए मेजर जनरल जीडी बख्शी, जनरल बख्शी अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1% जो सिमट गई है, इसमें भी मोना आलम ने हिंदुस्तान का एंगल ढूंढ निकाला है। सर कर लीजिए बात इनसे। बेटा मैं जरा हिस्टोरिकली आपको याद दिला दूं, नहीं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि उस दौर में मैं फौज में शामिल हुआ था। 1971 की जंग में मैंने बेटा हिस्सा लिया हुआ है। मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें बड़ी साफ याद दिला दूं। आप जस्टिस हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे 71 की वॉर में। हमें क्यों दखल अंदाजी पे मजबूर किया गया? आपके जनरल टिक्का खान, जो कि बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम ऑफ बांग्लादेश के नाम से मशहूर हुए थे, वहाँ पे 3 मिलियन बांग्लादेशी को मारा गया, जिसमें 85% हिंदू थे। वहाँ पे 1 मिलियन औरतों की अस्मत लूटी गई, 85% हिंदू थी। वहाँ पे 10 मिलियन रिफ्यूजीज को भारत में धकेल दिया गया कि आप पालें, आप इनको खिलाएं, और आपकी इकोनॉमी खिलाते खिलाते तबाह हो जाएगी 10 बिलियन रिफ्यूजीज को, जबकि हमारे यहाँ अनाज बाहर से आया करता था। हमने बड़े हाथ जोड़े, प्लीज इनको वापस ले लीजिए, ऐसा मत करिए। हमारी एक ना सुनी, उल्टा आपके जो जनरल नियाजी थे वो हमें 1000 साल की लड़ाई की धमकियां दे रहे थे। हमें कह रहे थे कि हम भारत में घुस के जो मुक्ति बाहिनी के कैंप है तबाह करेंगे। आपने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की जो हवाई फौज है, आपकी जो फिजाया है, उसने हमारे बेसिस पे हमला किया। बताइए हमारे पास क्या आपने जो है कोई चांस छोड़ी कि हम अपने आप को डिफेंड ना करें? क्या आपकी एयरफोर्स हमारे बेसिस पे एयर अटैक कर दे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये बेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लीज जी बिल्कुल मुझे पता है। शाजिया इल्मी भी हमारे साथ मौजूद है, एक रिएक्शन उनका भी ले लेती हूँ। मोना फिर आप ही के पास आऊंगी, आप जवाब ही दीजिएगा। मैं जरा सा शाजिया इल्मी को लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि शाजिया आपका आना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये पाकिस्तान जो बार बार बेनकाब हो रहा है, और अभी शाम में 6 बजे यूएन में जब भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा ना, तो यूएन में भी इनकी पोल खुलेगी। ये जो रुदाली बने हुए घूम रहे हैं दुनिया के सामने, इतिहास से सबक लेते नहीं, इतिहास को तो अपने रंग में रंगते ही हैं। अभी जो घटनाएं हो रही हैं उसको भी अपने नजरिए, अपने चश्मे से देख रहा है पाकिस्तान, और समझ रहा है कि दुनिया इतनी बेवकूफ है कि इसकी बहकाई में आ जाएगी। शाजिया बिल्कुल रमाना, बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप बात कर रही हैं पाकिस्तान की पोल खुलने की, तो पोल भी इतने थानों और इतने मीटर की है कि खुलती आती है, लेकिन पाकिस्तानी बाज नहीं आते। अब पाकिस्तान को मेरे हिसाब से पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान कहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक एक करके तो धज्जियां उड़ रही हैं। बैंकॉक में क्या होने जा रहा है ये हम सब अभी से जानते हैं, क्योंकि मसूद अजहर को उन्होंने बाकायदा खुले में घूमने फिरने की आजादी दे दी है। इस बात का खुलासा कल ही हुआ है।
उसके अलावा आप देखिए जिनीवा में इनके खुद के जो लॉयर हैं, आईसीजे के जो ख्वार साहब हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है और इमरान खान को शर्मसार होना पड़ता है। उल्टे इमरान खान को देखिए, उनके पुराने वीडियो आप निकाल लीजिए, वो खुद बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने किस तरह से बलूचियों के साथ नाइंसाफी की है, जुल्म सितम करे हैं। फिर बलूच के लोगों को देखिए जो खुलकर अभी जब जिनीवा में बेचारे बोलने जाएंगे वहां पे, तो क्या उनकी हालत होगी। थोड़ा मुझे सिंपैथी भी उनके लिए, हमदर्दी भी है, क्योंकि वहां पे बलूचियों को लेकर उनके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ वही हो रहा है जो ये बात कहते हैं कश्मीर में हो रहा है। दरअसल वो कंफ्यूज्ड हैं। जो हो रहा है बलूचिस्तान में, उसका नाम बदलकर ये कश्मीर बता देते हैं, लेकिन ये हो सब रहा है बलूचिस्तान में। और जो पश्तून के और ट्राइबल्स के साथ हो रहा है वो सब हम जानते हैं, वो सब जग जाहिर है। अब असल में पूरे हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। तो चाहे बात हो जिनीवा की थोड़ी देर में, या फिर बैंकॉक की, या फिर न्यूयॉर्क की, या फिर बात हो अभी पीओके में जो हो रहा है, आप देख रहे हैं। और हमारे बीच में भी बैठे हैं पूर्व विधायक, सत श्री अकाल बलदेव भाई साहब, बहुत बहुत आदाब अर्ज करते हैं आपको। आप खुलकर बोलिए और आप बताइए क्या हालात हैं। तो ये दुनिया भर की बातें तो ना करें, घर के अंदर जो हो रहा है उस पर अपना रुख साफ करें। और मोना आलम को मैं ज्यादा नहीं कहती, क्या क्या डिफेंड करेंगी बेचारी, कंधे मैं बताना चाहती हूँ कि अब बलदेव भाई हमारे साथ नहीं है, वो चले गए इस शो में, अब वो और हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। और पाकिस्तान में किस तरीके से अल्पसंख्यक इस वक्त मजबूर हैं, बेबस हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण जो बलदेव कुमार के तौर पर अभी एबीपी न्यूज पर आपने देखा। और कोई आम आदमी नहीं, कहने के लिए वहां पर सत्ताधारी पार्टी के एमपी एमएलए रह चुके हैं बलदेव कुमार। और इस वक्त हालत यह है कि हिंदुस्तान में शरण मांग रहे हैं। ये तो हालत है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की। और देखिए, सिर्फ जो हिंदू या सिख या ईसाई अल्पसंख्यक है, ये उन्हीं के साथ नहीं हो रहा है। वहां पर जो महाजन है उनके साथ ऐसा हो रहा है, जो अहमदियाज हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, शियाओं के साथ ऐसा हो रहा है, बलूचिस्तान में ऐसा हो रहा है, पश्तून में ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर अपने गिरेबान में झांकने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं। और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया के सामने रोना रो रहा है, रुदाली बना हुआ है। लेकिन आज यूएन में भी पाकिस्तान की पोल खुलेगी। हम सीधे रुख करेंगे मोना आलम का। मोना, आखिरकार सच जबान पर आया। आप भी जानती हैं मोना, पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और यही बात कह दी शाह महमूद कुरैशी ने। रुमाना जी, उन्होंने कहा इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो अगर आपने उनको स्टेट बनाया हुआ है, ये तो आपने बनाया है ना, वो आपने उन पे इम्पोज किया है, बुलडोज किया है उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में, और जेल दुनिया की सबसे बड़ी कश्मीर में आपने बनाई हुई है। वो सारी वो बात कह रहे हैं जो आप तो पूरी बात का उनके कॉन्टेक्स्ट खा गए हो। यूएन का एक मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज कॉल्ड UNMOGIP। उसको एक्सेस इंडिया की तरफ है ही नहीं, उसको पाकिस्तानी साइड पे हमने पूरा एक्सेस दिया है। यहाँ तो झगड़ा ही खा जाना चाहिए आपको तो मोना आलम झगड़ा ही खा जाना चाहिए। क्यों खा जाना चाहिए? जब आप लोग ये मान रहे हो कि जम्मू कश्मीर के भारतीय राज्य है, तो फिर ये मसला ही कहां बचा? खत्म करो झगड़ा, मानो ना इस बात को। मैं बताती हूँ, ये बात कहीं ना कहीं घूम कर जबान पर भी आ जाती है, लेकिन इस हकीकत, इस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है दरअसल पाकिस्तान में। यही हकीकत है मोना आलम, आप बताएंगी नहीं, अब आप सुनेंगी। और अब आप सुनेंगे अशोक सज्जनहार को। आइए अशोक साहब। नहीं, मैं मोना जी, थैंक यू रोमाना जी। मैं बस दो छोटे कमेंट करना चाहता हूं। मोना जी ने जो कह रही हैं, जो ये पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया बोल रही है, जो वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में किसी एक देश ने, मैं कहूं चीन को छोड़कर, किसी ने एक उंगली नहीं उठाई। जो भी जिन जिन लीडर्स को, जिन जिन देशों में मोना जी के जो सदर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने टेलीफोन किया, किसी ने उसका साथ देने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने वहां से यूएई के और सऊदी अरेबिया के वहां के विदेश मंत्रियों को बुला लिया। उन्होंने भी उनको एक बहुत ही पोलाइट लिसन किया और उसके ऊपर कोई भी बयान देने से वो बिल्कुल एकदम चुप रहे। उन्होंने कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम इस मसले को उठाएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई बात नहीं करेंगे।
ठीक है, चीन ने उनको कहा जो भाई एक इनफॉर्मल, आफ्टर ऑल वो परमानेंट मेंबर है, चीन ने कहा जो एक इनफॉर्मल हम कंसल्टेशन कर लेते हैं। चीन ने बड़ा प्रयास किया जो या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट कोई स्टेटमेंट कर दें या कोई रिटन स्टेटमेंट बाहर आ जाए। कोई 15 मेंबर में से, 15 सदस्यों में से 14 ने कहा जो नहीं, ये हमको मंजूर नहीं है। केवल चीन बाहर आकर ये कहता है, अपना पोजीशन ये बताने का प्रयास करता है जैसे ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रोविजन है। देखिए, जहां पर भी गए हैं इनको मुंह की खानी पड़ी है।